हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम दो वीडियोस और देखने वाले हैं जिसकी हम कोडिंग करेंगे अपने नोट पैड प्लस प्लस पर। और इसके बाद हम एक एडवांस आईडीई या हो सकता है इक्लिप्स या तो इंटेलिजे को हम लोग डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर हम लोग कोडिंग करना सीखेंगे। तो अभी दो वीडियोज़ में हम और अपने नोट पैड में कोडिंग करेंगे यहाँ पर। ओके। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर किया क्या है, सिंपली हमने एक सिंपल क्लास बना ली है और इस क्लास को हमने यहाँ पर अपने नोटपैड में ओपन कर लिया है और क्लास का नाम हमने रखा है रैपर क्लासेस। तो बेसिकली आज हम रैपर क्लासेस पढ़ने वाले हैं। रैपर क्लासेस जावा में क्या होती हैं। तो आपको देखिए, आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पता है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बुलियन हो गया, कैर हो गया, बाइट हो गया, शार्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव टाइप हैं। लेकिन जावा में देखिए हम लोगों के पास रैपर क्लासेस भी होती हैं। तो रैपर क्लासेस को देखिए हमने यहाँ पर लिखा है बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शार्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। यानी कि जो भी आपके पास प्रिमिटिव टाइप है उसी का पहला अक्षर, जो पहला वाला ये अल्फ़ाबेट है, इसको आप कैपिटल में कर दें तो वही हमारी रैपर क्लास का नाम है। तो यानी कि जैसे हमारे पास एक बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो बुलियन नाम से हमारे पास एक क्लास भी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रैपर क्लासेस। तो इसी तरह से हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के करेस्पॉन्डिंग एक हमारी रैपर क्लास है। तो जो भी हमारे पास ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनके पहले वाले अल्फ़ाबेट को अगर आप कैपिटल में कर दें तो वही हमारी रैपर क्लास का नाम हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, कैरेक्टर को आप देखिए, आपके पास एक कैर नाम का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रैपर क्लासें हैं उसका नाम है कैरेक्टर। यहाँ पर पूरा पूरा हो गया है, CHARACTER, कैरेक्टर हो गया है। उसी तरह से जो हमारे पास इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लास है वो है इंटीजर, पूरी पूरी हो गई है इंटीजर। ओके। और बाकी जितने भी हमारे पास प्रीमियर डेटा टाइप है उसके करस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लासें हैं वो एग्जैक्ट सेम है। बस क्लास का जो फंडा होता है कि पहला उसमें जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होना चाहिए, उसी रूल को फॉलो करते यहाँ पर रैपर क्लासेस बनाई गई हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है यार कि हमें रैपर क्लास को पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए होता क्या है, जावा में ना कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो भी हो, यहाँ पर अगर हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो उसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना। कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो जो ये फ्रेमवर्क बना है, ये फ्रेमवर्क हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में काम नहीं करता है। इसका मतलब अगर हमें मान लो फ्यूचर में कलेक्शन पर हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लो कलेक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर इंट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि इंटीजर जो हमारी रैपर क्लास है उसका हम यूज़ करेंगे। इसलिए ये रैपर क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रैपर क्लास के साथ में ही काम करती हैं, उनको हम लोग प्रिमिटिव के साथ में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नहीं कर सकते। ठीक है। और भी आप समझिए कि रैपर क्लास से क्यों है। जैसे आपने पढ़ा होगा जावा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या हम जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि जावा में जो हम लोग प्रिमिटिव वाले वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे हमने लिखा इंट एन, तो क्या एन एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, एन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जावा में जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमारा जो जावा का कोड होता है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जावा एक नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप प्रिमिटिव चीज़ों को यूज ना करना चाहो तो आप रैपर क्लास का भी यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे आपके प्रिमिटिव वाले काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना है तो आप इंट का यूज करके, प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके आप इंट नाम का एक इंट का यूज करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ इंट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका यूज करके वेरिएबल ना बनाएं, बल्कि अपने एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें और उस इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हो।
अब जो भी आप इंटीजर टाइप की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखोगे, तो क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है ना, किसी न किसी क्लास का है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इस क्लास के अंदर हमारे पास कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट में जो हमने वैल्यू रखी है उस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकें, उस वैल्यू को अपटेंड कर सकें, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को रख सकें। तो हमारे पास बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर हम जावा में 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम प्रिमिटिव चीज़ों को यूज़ ना करें, बल्कि हम रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। ओके, तो ये होता है कि हमें रैपर क्लासेस पढ़नी क्यों चाहिए। अब रैपर क्लासेस हमारे पास उतनी सारी हैं जितने सारे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, और सब प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लासें हैं वो हमने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब समझिए, क्योंकि ये क्लास हैं, ये रैपर क्लास हैं, प्री डिफाइंड क्लास हैं, तो इनके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। अब क्लास है तो डेफिनेटली फंक्शन होगा। तो इन हर एक क्लास के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन फंक्शन को मैंने यहाँ पर मिडिल मिला, देखिए ये जो 3 फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन पहली बात हर एक रैपर क्लास के अंदर है, हर एक रैपर क्लास के अंदर है। अगर मान लो आप, जैसे यहाँ पर है वैल्यू ऑफ एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स 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 वैल्यू फंक्शन, एक्स 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 जो है यहाँ पर, इसको आप प्रीमिटिव से रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे अगर हम एक्स 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 को प्रीमिटिव से रिप्लेस करेंगे तो हम इसे बोलेंगे इंट वैल्यू, कैर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, इस तरह से ये फंक्शन होगा। ओके, एक और फंक्शन होता है पार्स एक्स एक्स एक्स। अब एक्स 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 को आप क्या करिए, प्रीमिटिव से रिप्लेस करिए, तो हम बोलेंगे पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, पार्स लॉन्ग, पार्स शॉर्ट। इस तरह से ये फंक्शन हमारी क्लास में है। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये सारे क्लास में सेम है, ये सारे क्लास में सेम है। अब जो ये एक्स 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 वैल्यू फंक्शन है, आप बताइए कि जो बूलियन वाली क्लास है इसके अंदर कौन, ये वाला फंक्शन कैसा होगा, इसके अंदर फंक्शन होगा बूलियन, BOOLEAN, बूलियन वैल्यू, इस नाम से फंक्शन होगा ये वाला फंक्शन, है ना। जो ये वैल्यू वाला फंक्शन है बूलियन क्लास के अंदर बूलियन वैल्यू नाम से होगा, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर वैल्यू फंक्शन होगा, है ना, बाइट के अंदर बाइट वैल्यू फंक्शन होगा, इंटीजर के अंदर इंट वैल्यू फंक्शन होगा। तो आप एक्स 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 को प्रीमिटिव से रिप्लेस कर दीजिए। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो एक्स एक्स है उसको आप इंटीजर से रिप्लेस करिए। तो जो हमारे पास इंटीजर क्लास है, जो ये हमारे पास इंटीजर क्लास है, इसके अंदर जो ये वाला वैल्यू फंक्शन होगा, इसके अंदर किस नाम से होगा, इंट वैल्यू नाम से होगा। इसके अंदर यहाँ पर इंट वैल्यू नाम से फंक्शन होगा, है ना, इंट वैल्यू नाम से फंक्शन होगा इस तरह से। इसी तरह से है पार्स एक्स एक्स एक्स। तो एक्स 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 को आप क्या करिए, प्रीमिटिव से रिप्लेस करिए। तो इंटीजर के अंदर किस नाम से फंक्शन होगा, पार्स इंट नाम से फंक्शन होगा, है ना। अब फंक्शन जब भी हम बनाते हैं, फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो कैमल केस नोटेशन फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो हमारी इंटीजर क्लास के अंदर जो ये पार्स फंक्शन होगा वो पार्स इंट नाम से होगा। जो हमारे पास फ्लोट वाली हमारी रैपर क्लास है, जो इसके अंदर पार्स फंक्शन होगा वो पार्स फ्लोट नाम से होगा। आपको समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों फंक्शन हमारी इन हर एक रैपर क्लास में हैं। और इसके आगे हमने कुछ लिखा है यहाँ पर स्टैटिक नॉन स्टैटिक। तो जो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है या पार्स वाला फंक्शन है, ये एक स्टैटिक फंक्शन है। अब स्टैटिक फंक्शन की खास बात क्या होती है ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। आई होप कि आपने सारे वीडियो जरूर देखे होंगे। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आइए, अभी तक हमने 39 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको हम लोग किस तरह से बनाते हैं वो सारी चीज़ें आई होप कि आपने देखा होगा। यहाँ पर जब हम फंक्शन बना रहे थे यहाँ पर, तो हमने कहीं पर बताया रहा होगा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। ओके, ठीक है, तो आई होप आप देख लेंगे सारी चीज़ें। तो स्टैटिक जो चीज़ें होती हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं क्लास का नाम यूज़ करके। और नॉन स्टैटिक चीज़ों को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। अगर मुझे उन्हें एक्सेस करना होता है तो हम पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डॉट ऑपरेटर के साथ में हम उन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। समझ बताइए। अब अगर आपको इतना बात समझ में आ गई है, थोड़ी सी चीज़ें हम लोग अभी और सीखते हैं। तो हम लोग रैपर क्लास को क्यों पढ़ते हैं,
उसके अभी एक दो रीजन हमने ये बताए आपको क्यों पढ़ते हैं। एक रीजन और है, अगर मान लो आप प्रीमिटिव डेटा टाइप का जो आपके पास कोई वेरिएबल है जिसको आपने प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके बनाया है, आप उसको मान लो रैपर क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, या आप रैपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रीमिटिव में कन्वर्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो मतलब हम लोग प्रीमिटिव से रैपर क्लास में और रैपर क्लास से प्रीमिटिव में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये जो 3 फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। खास तौर से जो ये पार्स वाला फंक्शन है ना, पार्स एक्स एक्स एक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप याद रखना। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली एक क्लास बनाई है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से मैं इसमें रखता हूँ 10, और मैं एक डबल वेरिएबल बना लेता हूँ लेट से डी नाम से, और इसमें मैं रख देता हूँ 10.5 इस तरह से। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 वेरिएबल बनाए जो प्रीमिटिव टाइप के हैं। अब चलिए हम लोग वेरिएबल से कुछ बना लेते हैं रैपर क्लास का यूज करके। तो हम लोग इंटीजर क्लास का यूज करके वेरिएबल बनाते हैं। अब ये क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं। हमने एक i1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका जो इंटीजर टाइप का है। हम चाहें तो इसके कंस्ट्रक्टर में इस तरह से कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये 5 कहाँ जाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस i1 में होगा। ओके, अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से, तो अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग अगर यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू कहाँ पर जाती है ना। ये वैल्यू इंटीजर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उस कंस्ट्रक्टर में जाएगी, है ना। तो हमने इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी तरह से चलिए हम लोग एक और डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट से D1 नाम से, और न्यू डबल करेंगे हम लोग यहाँ पर DOUBLE डबल, और इसमें हम लोग कुछ वैल्यू लेट से 5.5 इस तरह से रख देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 2 इंटीजर टाइप के वैल्यू बनाए, 2 रैपर क्लास का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मान लीजिए हमारे पास ये हैं। अब हमें पहला का हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें इन प्रीमिटिव टाइप को अगर हमें रैपर टाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटीजर टाइप का लेट से इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं i2 नाम से। अब यहाँ पर तो हमने इंटीजर टाइप के आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाया, ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, ये डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी इसको आप भूल जाइए। ओके, अब मान लीजिए जो n है, n में क्या है, 10 है, जो इंट टाइप की वैल्यू उसमें है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को जो n है उसको, उसमें जो वैल्यू है उसको हम अपने करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया i2। अब अगर हमें इस n में जो वैल्यू है उसे i2 में रखना है, मतलब जो n यहाँ पर इंटीजर प्रीमिटिव टाइप का है उसको हमें रैपर टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ फंक्शन जो पहला वाला फंक्शन है उसका यूज करेंगे। और ध्यान से देखिए ये फंक्शन क्या है, स्टैटिक फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारी कहाँ, इंटीजर क्लास में मौजूद होगा। तो क्या हम इस वैल्यू ऑफ फंक्शन को इंटीजर क्लास में जो है और वो एक स्टैटिक है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर क्लास का नाम यूज करेंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस वैल्यू ऑफ फंक्शन के अंदर हम लोग इस n को पास कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस प्रीमिटिव टाइप को उसके करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह से हम लिख करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ i3, और अगर हमने डायरेक्ट उसमें n इस तरह से असाइन कर दिया तो भी ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग प्रीमिटिव को उसके करस्पॉन्डिंग रैपर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं, AUTOBOXING, ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। ओके यार, यहाँ पर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो तो अपना आप देख लेना गूगल सर्च करके, ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने नहीं किया, लेकिन इंटरनली वो कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरनली वो इसी तरह से कन्वर्ट होगा। तो हमने आपको दोनों बता दिया है ना। अब आप डबल टाइप का जो ही आपके पास प्रीमिटिव है उसको आप इसके करेस्पॉन्डिंग रैपर में कन्वर्ट करिए।
तो पहले अगर उसको आपको डबल टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा D2, और आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है जो डबल रैपर के अंदर है, डबल वाली क्लास के अंदर है, उसके अंदर वाले को कॉल करेंगे। तो आप लिखेंगे डबल डॉट वैल्यू ऑफ, है ना, और उसमें क्या पास कर देंगे, डी को पास कर देंगे, है ना। तो डबल D3 इक्वल टू डी, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑटो बॉक्सिंग बोलेंगे, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जा रहा है ना। तो देखिए ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, ये हर एक क्लास के अंदर है। तो जिस क्लास में आपको कन्वर्ट करना, आप n को कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में, तो जो इंटीजर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन है आप उसको कॉल करोगे। जब आप डबल में कन्वर्ट करोगे तो जो डबल क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसको कॉल करोगे। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हर एक क्लास में है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। आपको समझ में आया? अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया, चलिए तो अभी हमने क्या किया कि प्रिमिटिव को उसके करस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट किया, रैपर क्लास में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, I2 है, I3 है, D2 है, D3 है, ये हमारे रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अगर इनको हमें इंटीजर या डबल में कन्वर्ट करना हो, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। मान लीजिए मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से n2 नाम से। जो ये I2 में वैल्यू है, लेट से I1 में जो हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पर जो I1 है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर टाइप का। तो जब हम लोग रैपर को उसके करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इस वाले फंक्शन का यूज करते हैं, x वैल्यू, और ये एक नॉन स्टेटिक फंक्शन है। और अगर नॉन स्टेटिक फंक्शन है तो उसको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जैसे अगर हमें I1 को उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग I1 डॉट करके क्या करेंगे, इंट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। समझ में बात आपको आई? हमने क्या किया, x वैल्यू, तो इंटीजर क्लास के अंदर जो होगा वो इंट वैल्यू होगा। तो हमने क्या किया, I1 डॉट इंट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर लिया। तो I1 क्या है, एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये I1 क्या है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये इंट वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी 5, उसको वो प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करके n2 में रख देगा। समझ में बात आपको आई? यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ n3 और उसमें हम लोग I1 डायरेक्ट रख दें तो ये भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन इंटरनली ऐसे ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते थे ऑटो बॉक्सिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबॉक्सिंग। ओके, तो जब हम लोग रैपर टू प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इंट वैल्यू यानी कि x वैल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, x वैल्यू फंक्शन है ना। इस वाले फंक्शन का यूज करते हैं। और जब हम लोग इंटीजर को रैपर में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसी तरह से जो ये डबल वाला D1 है, आप उसको D1 ऑब्जेक्ट को डबल प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट आप करिए। ये ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी आपको समझ में आया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबकी वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, और n की वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर n को कन्वर्ट किया था तो मैं I2 की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद जो हमने ऑटो बॉक्सिंग की थी तो मैं यहाँ पर I3 की भी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और इसी तरह से एक बार मैं और कर देता हूँ, किसके लिए, D की वैल्यू, और यहाँ पर D2, यहाँ पर D3, है ना। तो जो भी इसमें वैल्यू था 10, 10.5 वो सब में आ गया होगा, है ना। मैं अपना यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ, और CMD से बहुत जल्द हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग एडवांस ID को जावा सी रैपर डॉट जावा को हम लोग कंपाइल कर देते हैं। कुछ अगर एरर होगी तो हम लोग एरर को दूर करेंगे। अच्छा, एरर नहीं है, हमारी यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बन गई, लेकिन यहाँ पर हमें हम लोग को कुछ नोट मिल रहा है। इस नोट को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमने लिखा जावा रैपर, और यहाँ पर देखिए 10, 10, 10, 10.5 सब प्रिंट हो गया हमारा। तो ये बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सही है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम लोग प्रिमिटिव से रैपर में और रैपर टू प्रिमिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं।
तो अभी हमारे पास एक फंक्शन और है, ये पार्स वाला फंक्शन। ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये जो पार्स फंक्शन है ये इंटीजर क्लास में किस नाम से होगा? पार्स इंट नाम से होगा। डबल क्लास में पार्स डबल नाम से होगा। फ्लोट क्लास में पार्स फ्लोट नाम से होगा। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है? ओके। अब ये पार्स वाला जो फंक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास ना कुछ इंटीजर स्ट्रिंग हो। जैसे आपके पास लेट से मान लीजिए str1 हो और उसमें आपने आपके पास स्ट्रिंग तो है लेकिन आपने इसमें लिख दिया 200। तो क्या ये 200 को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि आपके पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग है। ओके। और बात समझिए यहाँ पर, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपके पास एक दूसरा वेरिएबल है str2, इसमें मान लीजिए 2.20। इस तरह से आपके पास एक डबल वैल्यू है। आपके पास एक डबल वैल्यू है लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग है। तो अगर आप इस स्ट्रिंग को, जो इसमें वैल्यू है 200, अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? या जो आपके पास स्ट्रिंग है str2, इसमें जो ये डबल वैल्यू है उसको अगर आपको डबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ जाता है, पार्स वाला फंक्शन, है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। लेट्स से मैं n4 नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। और समझिए, पहली बात, ये जो है ये एक स्टैटिक फंक्शन है तो हम लोग क्लास का नाम यूज़ करके कॉल करेंगे। अब हमें इस 200 को, जो str1 है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जो इंटीजर के अंदर पार्स इंट फंक्शन है हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया? इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसमें हम लोग पास कर देंगे str1। तो क्या होगा? ये जो str1 में ये 200 है एज अ स्ट्रिंग है, उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा जो n4 में चला जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर आपको ये है कि इस str1 में जो डेटा है वो इंटीजर में कन्वर्ट होने लायक हो। जैसे 200, इसमें मान लीजिए हमने कुछ स्ट्रिंग ऐड कर दिया, तो क्या हम इसको अब इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, तो जिसको हम आगे बाद में समझेंगे कभी। लेकिन ध्यान यहाँ पर आप ये रखना कि जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी भी चीज़ को तो मेक श्योर कि वो इंटीजर में कन्वर्टिबल हो। ओके। इसी तरह से आप एक डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाइए, लेट्स से d4। अब इस str2 को आपको डबल में कन्वर्ट करना है। डबल में कन्वर्ट करना है तो जो डबल के अंदर पार्स डबल फंक्शन है, ध्यान रखना, डबल के अंदर पार्स डबल होगा, इंटीजर के अंदर पार्स इंट होगा, है ना? और इसमें आप पास कर दीजिए str2। तो आपने ऐसे कर लिया, है ना? तो आपने स्ट्रिंग को उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और कैसे कन्वर्ट किया? पार्स फंक्शन का यूज़ करके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, आगे आप देखना कितना यूज होता है ये। खासतौर से जब आप एडवांस जावा पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पार्स यूज़ करना पड़ेगा। आपको पूरा ये इंटरटेनिंग लगेगा यूज़ करना। ओके। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर बताइए, क्या जो str2 में डेटा है एज अ स्ट्रिंग उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसमें डेसिमल आ गया, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इधर आ जाएगी। क्या जो str1 में डेटा है 200, इसको मैं डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ यार, इसको मैं डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक डबल और ऐसे अगर ऑब्जेक्ट हो, लेट्स से यहाँ पर मैं d5 कर देता हूँ और अगर मैंने यहाँ पर str1 लिख दिया तो ये 200 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 200.00 इस तरह से कुछ हो जाएगा। ओके। तो जिसको मैं करने वाला नहीं हूँ, और मैं एक काम कर देता हूँ, फाइनली मैं यहाँ पर जो ये n4 और d4 का रिकॉर्ड है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। n4 प्लस d4 का जो डेटा है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ओके। तो सबसे पहले मैं कंपाइल करूँगा इसको। जब भी आप जावा फाइल में यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नोट मिल रहा है जिसको अपने अभी समझते हैं आगे। और फिर से मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 202.2 यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हमने, इस str2 को हमने डबल में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया?
स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर ए ऐड कर दिया, तो क्या हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन आ जाएगी। क्या एक्सेप्शन आएगी? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आप उसको मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर आप इधर देखिए क्या कह रहा है कि जो ये स्ट्रिंग इतना है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या कह रहा है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होती है इसको अपने अगले वीडियो में कभी देखेंगे। ओके, आपको समझ में आया कि हम ये तीनों फंक्शन कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं? आई होप कि आ गया होगा। हाँ, अभी यहाँ पर हमें कुछ वार्निंग मिल रही थी, है ना। यहाँ पर हमें दो वार्निंग मिल रही है। क्या लिखा है कि कुछ लिखा है जावा यूजेस आर ओवर राइट्स द डिप्रिकेटेड एपीआई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए देखिए जो ये रैपर क्लासें हम लोगों के पास हैं, तो इनमें ना उन्होंने बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। फंक्शन देने के बाद क्या बोला? ये फंक्शन वाकई में एडवांस फंक्शन है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ ना, तो आप ना यार अगर उनमें वैल्यूज़ को रखना है तो आप इन फंक्शन का यूज़ करो, आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ ना करो। मतलब जो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, देखिए I1 और D1 बनाया है, तो इसको हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में जो हमने वैल्यू को रखा वो कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू पास कर दिया। तो क्या कह रहा है कि वो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू रखना वो डिप्रीकेट हो गया। डिप्रीकेट का मतलब कि वो बहुत पुराना हो चुका है, धीरे धीरे वो हट जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं कि आप इसका यूज़ ना करो। हाँ, अगर आपको कोई इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में वैल्यू को रखना है, जैसे 5 को रखना है, तो आप क्या करो? आप इस तरह से बनाओ, आप लिखो इंटीजर I2 इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू। आप यहाँ पर आप 5 पास कर दो, एन की जगह पर, एन की जगह पर आप क्या पास कर दो? 5 पास कर दो। तो 5 ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और उसका रेफरेंस I2 में चला जाएगा। लेकिन इस तरह से यूज मत करो। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को कमेंट में कर दूं, कमेंट में कर दिया हमने, और फिर से अगर मैं कंपाइल करूं और मैंने रन कर दिया, सॉरी, तो पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। और देखिए मैंने कंपाइल कर दिया। अभी हमने यहाँ पर देखिए I1 को हमने हटा दिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा I1 डॉट इंट वैल्यू, तो ये हमें नहीं करने देगा। अब I1 तो हमारे पास है नहीं, तो I1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। D1 का भी कहीं हमने यूज़ किया है, D1 का हमने यूज़ नहीं किया है। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ इसको, और मैंने कंपाइल जब किया तो देखिए अभी हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, है ना। तो क्या कहता है कि अब जो रैपर क्लासें हैं, अगर आपको उनका ऑब्जेक्ट बनाता है तो आप जो उनमें फंक्शन है उनका यूज़ करके बनाइए। आप कंस्ट्रक्टर वगैरह का यूज़ मत करिए, ये बहुत पुराना हो चुका है, आप उसको मत यूज़ करो। वैसे भी जो पुराना हो जाता है उसको कौन यूज़ करता है ना। नई नई चीज़ें जो आती हैं वो एडवांस होती हैं, उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर प्रोग्रामिंग में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यार, जो कुछ भी है। अगर आपने जावा का ये पूरी सीरीज एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस करो यार, जावा में आप मास्टरी हासिल कर लोगे, मास्टर बन जाओगे। ओके, थैंक यू।